बच्चों, मैं आपकी इतिहास टीचर योगिता जैन। आज मैं आपको 8वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत पार्ट 3 का 8वां चैप्टर महिलाएं, जाति एवं सुधार, इसके विषय में अध्ययन करवा रही हूँ। देखिए बच्चों, महिलाओं के विषय में अध्ययन करते हैं तो हम पहले पढ़ते हैं। देखिए, आपने कभी सोचा है कि 200 साल पहले बच्चों की ज़िंदगी कैसी रही होगी? आजकल जो मध्यम वर्गीय परिवार है, यानी हम जैसे परिवार हैं, वहाँ की अधिकतर लड़कियाँ स्कूल जाती हैं। उनमें से बहुत सारी लड़कियाँ लड़कों के साथ भी पढ़ती हैं। बड़ी होने पर उनमें से बहुत सारी लड़कियाँ कॉलेज भी जाती है, विश्वविद्यालयों में भी जाती है, विभिन्न प्रकार की नौकरियाँ भी करती है। कानूनन शादी के लिए उनका बालिग होना जरूरी है। बालिग यानी उनकी उम्र कानून के अनुसार 18 वर्ष होनी चाहिए लड़की की, और लड़के की 21 साल होना जरूरी है। और कानून के अनुसार वे किसी भी जाति व समुदाय के व्यक्ति से शादी भी कर सकती है। यहाँ तक कि विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती है। और पुरुषों की तरह महिलाएं वोट भी डाल सकती है और चुनाव भी लड़ सकती है। अब ये देखिए, सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाती है। देखिए बच्चों, क्यों नहीं करी पाती है? क्योंकि गरीबों को शिक्षा के मौके मुश्किल से मिलते हैं, कम मिलते हैं या मिल ही नहीं पाते। तो देखिए, गरीबी के कारण भी उनको अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं होता है। और बहुत सारे परिवारों में लड़कियां अपनी इच्छानुसार पति भी नहीं चुन सकती। अब देखिए बच्चों, 200 साल पहले हालत बहुत ज़्यादा भिन्न थे। ज़्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में हो जाती थी। हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे। यानी महिलाओं की स्थिति देखिए उस समय कैसी थी, एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे। देश के कुछ भागों में तो देखिए, विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति की चिता के साथ ही जिंदा जल जाए। अब देखिए बच्चों, पति की चिता के साथ जो महिलाएं जिंदा जलती थी, उन महिलाओं को सती कहकर महिमा मंडित किया जाता था। यानी उनका प्रचार किया जाता था कि सती हो गई है, और चाहे वो स्वेच्छा से हो या जबरदस्ती मार दी जाती थी महिलाएं, और सती कहकर उनका महिमा मंडित किया जाता था। सती शब्द का अर्थ ही सदाचारी महिला था। यानी जो सती क्या होती है बच्चों? जो पति की चिता के साथ जिंदा जल जाए। यानी जब पति की मृत्यु हो जाती है, तब उसकी चिता होती है, उसके साथ जब महिला जिंदा जल जाती है तो उसे सती कहते हैं। तो ये पहले ये सारी चीज़ें होती थी। संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। शिक्षा तक महिलाओं की प्राय कोई पहुंच ही नहीं थी। ये पहले की बातें हो रही हैं। देश के बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो वे जल्द ही विधवा हो जाएगी। अब देखिए, ऐसी स्थिति में देखिए बच्चों, और जो सती है उसको देखिए, इस चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं। यूरोपीय जो चित्रकार है, उन्होंने सती को बहुत सारी तस्वीरों में से ये एक तस्वीर है। और सती प्रथा को पूर्वी समाज यानी जो यूरोपियन समाज है, वो बर्बरता के सबूत के तौर पर देखा जाता है कि भाई भारत में महिलाओं की स्थिति कैसी थी। अब देखिए, समाज में सिर्फ स्त्रियों और पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं था। देखिए, अभी तो हमने महिलाओं के विषय में पढ़ा कि महिलाओं के साथ क्या क्या, यानी पुरुष, अभी हमने पढ़ा था कि पुरुष है जो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। अभी हमने देखिए यहाँ पर पढ़ा था कि हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे। और जो विधवा स्त्री हो जाती है, उसके पति की चिता के साथ जलना होता, और संपत्ति के अधिकार भी नहीं थे। अब हम जाति व्यवस्था के विषय में पढ़ रहे हैं। कौन सी व्यवस्था? जाति। समाज में सिर्फ स्त्री और पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं था, ज़्यादातर इलाकों में लोग जातियों में भी बटे थे। यानी दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? जाति व्यवस्था। ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति के मानते थे। इसके बाद व्यापार और महाजनी यानी जो ब्याज पे रुपए देते थे, यानी महाजनी आदि से जुड़ी जातियाँ थी, जिन्हें प्राय वैश्य कहा जाता। वैश्य यानी जो बनिए होते हैं वो। फिर काश्तकार, बुनकर, कुम्हार जैसे दस्तकार आते थे, जिन्हें शूद्र कहा जाता है। देखिए, जो ये वर्ग है शूद्र वर्ग, ये दूसरों की सेवा का कार्य करता था। तो देखिए, हमारा जो वर्ग है प्राचीन समय में 4 जातियों से ही बटा हुआ था। ऊंची जाति के थे ब्राह्मण और क्षत्रिय यानी राजा महाराजा। और जो व्यापार और वाणिज्य का काम करते थे वो वैश्य कहलाते थे। ये तीसरी जाति थी। और सबसे नीचे जो जाति थी वो शूद्र थे, जिसमें काश्तकार, बुनकर, कुम्हार जैसे आते थे।
अब देखिए बच्चों, इस श्रेणी क्रम की सबसे निचली पायदान पर ऐसी जातियां थी जो गांवों शहरों को साफ सुथरा रखती थी या ऐसे काम धंधे करती थी जिन्हें ऊंची जातियों के लोग दूषित कार्य मानते थे। यानी ऐसे काम जिनकी वजह से इनकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी और ऊंची जातियां निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अछूत मानती थी। देखिए बच्चों, जो साफ सफाई का कार्य करते थे। अब इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने, स्वर्ण जाति, जो ऊंची जाति है उसको स्वर्ण जाति कहते हैं, कि इस्तेमाल वाले कुओं से पानी निकालने या ऊंची जातियों के आधिपत्य वाले घाट तालाबों पर नहाने की भी छूट नहीं होती थी। इन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था। देखिए उस समय जाति व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा कठोर थी। तो देखिए जो निचले पायदान की जाति है वो सारे गांव शहरों को साफ सुथरे का कार्य करती, ऐसे कार्य करती जो दूषित कार्य माने जाते थे और भ्रष्ट जाति मानी जाती थी। और इनके देखिए मंदिर में प्रवेश करने, स्वर्ण जातियों वाले कुएं को से पानी लेने और ऊंची जातियों वाले जो घाट तालाब है उन पर नहाने की भी छूट नहीं थी। इन्हें निम्न दर्जे। अब देखिए बच्चों, 19वीं और 20वीं सदी के दौरान इनमें से बहुत सारे कायदे कानून और नज़रिए धीरे धीरे बदलते गए। आइए देखें कि ऐसा कैसे हुआ। देखिए ये सारी प्राचीन व्यवस्था थी। अब परिवर्तन की दिशा में उठते कदम कैसे उठे, देखिए कदम। 19वीं सदी यानी 1800 और 1900 के बीच वाली सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। इसकी एक अहम वजह यह थी कि संचार के नए तरीके विकसित हो गए। यानी जो ये नज़रिया कैसे बदला, तो उसके लिए पहले तो है संचार के साधन। संचार यानी जिसमें समाचार मिलते हैं। तो कैसे बदलाव आया लोगों में कि जो किताबें, पहली बार किताबें, अखबार, पत्र पत्रिकाएं, पर्चे और पुस्तिकाएं छप रही थी। ये चीज़ें न केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी बल्कि उन पांडुलिपियों के मुकाबले ज़्यादा लोगों की पहुंच में थी, जिनके बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। लिहाजा आम लोग भी उन चीज़ों को पढ़ सकते थे। देखिए बच्चों, लोगों के नज़रियों में बदलाव कैसे आया। अखबार, पत्र पत्रिकाएं, इनसे, क्योंकि ये एक तो सस्ते थे और पांडुलिपि जो लिखी हुई होती थी उनके मुकाबले लोगों की पहुंच में थे, जिससे लोग इनको आसानी से पढ़ सकते थे। और ये देखिए आम लोग इन चीज़ों को पढ़ सकते थे और उनमें बहुत सारे अपनी भाषाओं में भी लिख सकते थे और अपने विचार भी व्यक्त कर सकते थे। नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर पुरुषों और कभी कभी महिलाओं के बीच चर्चा होती रहती थी। ये चर्चाएं आम जनता तक पहुंच सकती थी और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलनों से जुड़ी हुई होती थी। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला जो बदलाव आया वो किस साधन से आया? संचार के साधन। कौन सा साधन बच्चों? संचार का साधन। अखबार, पत्र पत्रिकाएं, ये देखिए सारे लोगों तक इनकी पहुंच हो गई और पहुंच हो गई तो आराम से इनको सभी लोग पढ़ सकते थे। और जो नए शहर बने उनमें धार्मिक, सामाजिक जो मुद्दे थे उन पर चर्चाएं करते थे पुरुष और महिलाएं, और ये चर्चाएं आम जनता तक पहुंच सकती थी और जिससे समाज में परिवर्तन या आंदोलनों से जुड़ी हुई होती थी। अब देखिए बच्चों, इस तरह की बहसें अक्सर भारतीय सुधारकों और सुधार संगठनों की तरफ से शुरू होती थी। अब भारतीय सुधारकों में सबसे पहले हम किस सुधारक का नाम पढ़ेंगे? राजा राम मोहन राय। कौन सा बच्चों? राजा राम मोहन राय, जिनका जन्म 1772 में हुआ था देखिए, और 1833 में इनकी मृत्यु हुई। अब ये एक ऐसे समाज सुधारक थे, इन्होंने देखिए कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी? ब्रह्म समाज की। किसकी स्थापना की बच्चों? इन्होंने ब्रह्म समाज की। कलकत्ता में कौन से समाज की स्थापना की? ब्रह्म समाज की। एक सुधारवादी संगठन था जिसे बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया। राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना है और अन्यायपूर्ण तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने को तैयार रहे। यानी इन समाज सुधारकों का क्या विचार था कि समाज में यदि परिवर्तन लाना है और अन्यायपूर्ण कार्य को छोड़ना है तो पुराने व्यवहार को छोड़कर नए जीवन को के ढंग को अपनाना होगा।
अब देखिए बच्चों, इन्होंने क्या किया, राजा राम मोहन राय देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने, पश्चिमी यानी अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता और समानता के पक्षधर थे। यानी अगर अंग्रेजी पढ़े लिखा यानी पश्चिमी शिक्षा अगर लोगों को मिलेगी तो उससे और ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होगा और महिलाओं के लिए भी ज़्यादा स्वतंत्रता और समानता के पक्षधर थे। उन्होंने इस बारे में लिखा है कि किस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू कामों से बांध कर रखा जाता था, उनकी दुनिया घर और रसोई तक ही सीमित कर दी जाती थी और उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। तो देखिए बच्चों, राजा राम मोहन राय ने महिलाओं के लिए भी स्वतंत्रता की मांग की थी। अब देखिए, विधवाओं की ज़िंदगी में बदलाव लाने की भी कोशिश की थी। तो राजा राम मोहन राय इस बात से काफ़ी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी ज़िंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छोड़ी थी। देखिए बच्चों, सती प्रथा का अंत जिस समाज सुधारक ने करवाया वो कौन थे, राजा राम मोहन राय। कौन थे बच्चों, राजा राम मोहन राय। तो सती प्रथा आप सभी बच्चों को अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि सती प्रथा क्या होती थी कि विधवा स्त्री को अपने पति की जो चिता थी उस पर जिंदा जलना होता था। तो इसका अंत किसने करवाया था, राजा राम मोहन राय ने। अब देखिए बच्चों, राम मोहन राय संस्कृत, फारसी और कई भाषाओं के जानकार थे और यूरोपीय भाषाओं के। उन्होंने अपने लेखन के जरिए सिद्ध किया कि कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति नहीं दी गई है। मतलब अपने ग्रंथों में तर्क दिया था कि प्राचीन ग्रंथों में भी नहीं लिखी गई है। तो 19वीं सदी प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपरा और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे। वे राजा राम मोहन राय के विचारों को सही मानते थे क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी। फलस्वरूप 1829 कब बच्चों, 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। तो 1829 में सती प्रथा पर कब पाबंदी लगा दी गई बच्चों, 1829 में। राजा राम मोहन राय ने इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई उसे बाद में अन्य समाज सुधारकों ने भी अपनाया। जब भी वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देते चाहते थे तो अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते जो उनकी सोच का समर्थन करते। यानी जो सामाजिक बुराई थी उसका अंत करने के लिए वे धार्मिक ग्रंथों को ढूंढते थे कि हमारे धर्म में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, ये पाखंड है। इसके बाद वे उसको तर्क देते थे कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ है। यानी हमारे कहीं भी धार्मिक ग्रंथों में इन परंपराओं का उल्लेख नहीं है। तो देखिए बच्चों, ये एक चित्र है, ये कुंडों पर झूलने का त्यौहार। इस लोकप्रिय त्यौहार में भक्त पारंपरिक अनुष्ठानों के तहत अजीब तरह से कष्ट सहने का अभ्यास करते थे। वो अपनी खाल में क्या करते थे बच्चों, कुंदा लगा के, क्या लगा के, कुंदा लगा के अजीब तरह से कष्ट सहते थे और एक खाल में कुंडा भेदकर एक झूले पर लटक जाते थे। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध यानी शुरुआत में जब यूरोपीय अफसरों ने भारतीय रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को बर्बर कहकर उनकी आलोचना शुरू की तो इस त्यौहार की खास तौर से आलोचना की गई थी। यानी ये कोई त्यौहार नहीं है। तो मतलब ऐसे जो रीति रिवाज थे उनका हमारे राजा राम मोहन राय ने खंडन किया था। थैंक यू बच्चों।